गुड मॉर्निंग बच्चों। आज राजनीति विज्ञान की इस क्लास में हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कुछ क्लासों में हमने नियोजन के तहत अध्ययन किया था, जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम नियोजन है। यानी सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम। भविष्य के जो लक्ष्य हैं, अपने भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम नियोजन। नियोजन के लिए भारत में कई प्रयास किए गए थे कि नियोजन के इन प्रयासों में जैसे सर्वप्रथम प्रयास की अगर हम बात करें तो नियोजन का सर्वप्रथम प्रयास 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान एंड इकोनॉमी में एक योजना प्रस्तुत की गई थी, और उस प्रस्तुत योजना में ये बताया गया था कि अगर इस योजना को अमल में लाया जाए तो आगामी 10 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय दुगनी हो सकती है। इसके अलावा और भी प्रयास किए गए। 1944 में बॉम्बे योजना, गांधीवादी योजना, सर्वोदय योजना, कई तरह की योजनाएं उस समय यहाँ पे अस्तित्व में आई। और इन सब योजनाओं का अध्ययन करने के बाद भारत में नियोजन के लिए जो योजना स्वीकार की गई या जो प्रयास किया गया, और इस प्रयास को 1950 में योजना आयोग के रूप में स्वीकार किया गया कि योजना आयोग के माध्यम से एक आयोग होगा जो भविष्य के संबंधित योजनाएं बनाएगा, और उस योजना आयोग के नियोजन के लिए योजना आयोग के स्वरूप को स्वीकार किया। बच्चों, योजना आयोग को अगर कहा जाए तो एक गैर संवैधानिक संगठन है, और इसके द्वारा जो हमारे देश में विकास के लिए जो भी विकास था, उस विकास के लिए जो भी उद्देश्य हमने निर्धारित कर रखे थे, जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित कर रखे थे, उन लक्ष्यों को पूरा करने का कार्य योजना आयोग के माध्यम से जो योजनाएं बनाता था उसके माध्यम से पूरा करना। योजना आयोग पूरी तरह एक गैर संवैधानिक संगठन था, लेकिन सरकार का पूर्ण इसमें भागीदारी होने के कारण इसके जो द्वारा जो सुझाव दिए जाते थे, उन सुझावों को माना भी जाता। और इसी योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से जो तत्कालीन सरकार थी, उस सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग नीति आयोग के नाम से जारी कर दिया। यानी नीति आयोग के द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। यह जो नीति आयोग था, कि पूर्ववर्ती जो अपना योजना आयोग था, उस योजना आयोग का स्थान लिया। यानी सेम चीज थी, बस या आप यूं कह सकते हैं साधारण शब्दों में योजना आयोग का नाम बदल दिया गया था, उसको नीति आयोग कर दिया। और नीति आयोग को सरकार ने बात करी नीति आयोग की, तो नीति आयोग को सरकार ने थिंक टैंक, नीति आयोग को सरकार ने थिंक टैंक के रूप में स्वीकार किया। यानी थिंक टैंक के रूप में सरकार के लिए नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में स्वीकार करेगा, कार्य करेगा। नीति आयोग सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। उसे निर्देशात्मक गतिशीलता प्रदान करेगा, यानी वही कार्य कि निर्देश देने संबंधित कार्य, सलाह देने संबंधित कार्य
नीति आयोग के द्वारा किया जाएगा, जो अपनी योजनाओं के माध्यम से ये कार्य करता है। अब बात करें बच्चों कि नीति आयोग के गठन का आधार। नीति आयोग है, नीति आयोग से गठन का आधार क्या होगा, किस तरह से नीति आयोग का गठन किया जाएगा, इसके संबंध में जो इसमें सबसे जो गठन का आधार था, तो इसमें जो सबसे पहला आधार था विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना। यानी जो पहला गठन का आधार था कि नीति आयोग का जो गठन किया जाएगा, उसका गठन का आधार पहले ये था कि जिस तरह से देश का विकास किया जाएगा, तो इस देश के विकास में राज्यों का विकास होना बहुत जरूरी है। राज्यों का विकास हो जाएगा तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा, इसलिए राज्यों का विकास होना बहुत जरूरी है। इसलिए विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाने का कार्य इसके द्वारा किया गया था कि राष्ट्रीय विकास में राज्य सहकारी संघवाद के समान योगदान देने अपना सहयोग प्रदान करें। नेक्स्ट है देश में विद्यमान बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग। जो भी बौद्धिक संपदा है देश में, उस बौद्धिक संपदा जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों का बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग करना योजना आयोग के गठन का दूसरा है कि उस बौद्धिक संपदा को देश से पलायन रोकना तथा सुशासन में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना। उस बौद्धिक संपदा की यानी विकास में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये योजना आयोग के गठन का एक और आधार है। नेता कि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र और राज्यों का साझा मंच तैयार। विकास के जो लक्ष्य है, उन विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करें, एक ऐसा मंच तैयार करें कि दोनों मिलकर उसको कार्य करेंगे तो विकास का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। यानी दोनों मिलजुल कर एक साझे मंच पर, एक ही मंच पर दोनों कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से विकास का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। राज्यों की आवश्यकताओं को विभिन्न मंत्रालयों के मध्य, जो भी राज्य की आवश्यकता है विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से अपनी जो आवश्यकता है वो केंद्र सरकार को भेजेंगे और केंद्र सरकार उन मंत्रालयों के माध्यम से उन राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर उनका विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। इसके अलावा बच्चों आगे बात करते हैं कि योजना आयोग के क्या क्या उद्देश्य के संबंध में अब हम चर्चा करेंगे। योजना आयोग के उद्देश्य, योजना आयोग के क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर योजना आयोग का गठन किया गया, उनके संबंध में
बात करते हैं। इसमें तो सबसे जो महत्वपूर्ण पहला उद्देश्य था कि राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्यों का विकास करना। राष्ट्र के उद्देश्य थे, राष्ट्र के हित थे, उन हितों को ध्यान में रखकर राज्यों का विकास करना, राज्यों के जो क्षेत्रों, राज्यों के विभिन्न क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों के संबंधित जो विकास की रणनीतियां थी, उन रणनीतियों को तैयार करना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप तैयार करने का जो कार्य था वो सौंपना था कि प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री ये दोनों मिलकर राज्यों के हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा एजेंडा तैयार करेंगे जिससे समुचित राष्ट्र का विकास हो, समुचित राष्ट्र के हितों की पूर्ति हो। अगला जो उद्देश्य था योजना आयोग का, राज्यों के साथ संरचनात्मक आधार पर, राज्यों के साथ संरचनात्मक आधार पर सहयोग की पहल करें। जो राज्यों के साथ है एक संरचना के आधार पर जो सहयोग विकसित किया जाए, एक दृष्टिकोण विकसित किया जाए, प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद, जो प्रशासनिक तंत्र है उस प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाए, ये योजना आयोग का उद्देश्य था। अगले उद्देश्य की बात करें, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के माध्यम से, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के माध्यम से ढांचागत निर्माण की पहल, ऐसी योजना बनाई जाए, ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जाए कि एक ढांचागत ग्राम स्तर पर, यानी नीचे के स्तर से एक ढांचागत निर्माण किया जाए कि नीचे से स्तर से अगर विकास का निर्माण अच्छा होगा, वो ढांचा अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से ऊपर के स्तर तक, केंद्र तक वो विकास आगे बढ़ता रहेगा। अगले उद्देश्य की बात करें, योजना आयोग को विशेष रूप से सौंपे गए क्षेत्रों का समुचित विकास, योजना आयोग को विशेष रूप से सौंपे गए क्षेत्रों का समुचित विकास करना, ये भी योजना आयोग का लक्ष्य था। नेक्स्ट था समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान
ध्यान देना, जो कि समाज के वर्गों पर विशेष ध्यान देना, जो कि आर्थिक प्रगति में उचित रूप से लाभ प्राप्त आर्थिक प्रगति में जो क्षेत्र समाज के वो वर्ग जो उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, जो उचित रूप से उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाए। नेक्स्ट है विकास की दीर्घकालीन नीतियां तैयार। जो अगला नीति आयोग का उद्देश्य था कि विकास की दीर्घकालीन नीतियां तैयार की जाए और उन नीतियों पर धीरे धीरे अमल किया जाए, तो निश्चित रूप से जो वो दीर्घकालीन योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, वो सफल हो जाएगी। तो निश्चित रूप से जो उसका जो लाभ है वो राष्ट्र को मिलेगा और विकास की दृष्टि से राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इसके अलावा इन जो नीतियों की जो निरंतर समीक्षा करी जाए, क्योंकि लंबी योजनाएं हैं, लंबी नीतियां हैं, तो इसकी निरंतर इनकी समीक्षा करी जाए कि किस तरह से ये कार्य कर रही है और जो नीतियां बनाई गई हैं उनके अनुसार कार्य भी हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो उसका कितना लाभ मिल रहा है। अगर समय और परिस्थिति के हिसाब से इन नीतियों में कोई परिवर्तन करना है तो वो संशोधन भी इसमें किया जाना चाहिए। अगले उद्देश्य से बात करते हैं। देश के बुद्धिजीवी और संस्थाओं को राष्ट्र की भागीदारी, देश के बुद्धिजीवी और संस्थाओं को राष्ट्र की भागीदारी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। देश की बुद्धिजीवी वर्ग है, जो अच्छी संस्थाएं हैं, उनको राष्ट्र के विकास की भागीदारी में सक्रिय बनाना, उनकी भागीदारी को सक्रिय बनाना, सुनिश्चित करना, ताकि इन लोगों के अनुभव का लाभ, इन लोगों की स्थिति का लाभ राष्ट्र को मिले और इनके परामर्श और योजनाओं का जो भी ये परामर्श है, जो भी योजनाएं हैं, उसका उन योजनाओं का राष्ट्र के विकास में सहयोग दिया है। आगे बात करते हैं बच्चों, और कौन कौन से उद्देश्य नीति आयोग के द्वारा रखे गए थे जिसके गठन के समय, ताकि देश का समुचित विकास हो सके। आगे वाले उद्देश्य के संबंध में बात करते हैं। जो अगला उद्देश्य था इसका विकास के एजेंडे में तेजी, विकास के एजेंडे में तेजी लाने हेतु जो विकास होगा, उस विकास में अच्छी तेजी आए, जो भी विकास का एजेंडा तैयार कर रखा है उस एजेंडे में तेजी आए। तेजी लाने के उद्देश्य से जो क्षेत्रीय संगठन
मुद्दों पर क्षेत्रीय मुद्दे थे, उन क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए, क्षेत्रीय मुद्दों पर समाधान के लिए एक मंच तैयार करो। विकास के एजेंडे में तेजी लाने के जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उनके समाधान के लिए एक मंच तैयार करने का कार्य भी यहाँ से किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, सुसंगत एवं न्याय संगत सतत सुसंगत एवं न्याय संगत सतत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली विकसित कर, यानी सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली वहां पे विकसित कर अनुसंधान एवं अध्ययनों द्वारा परिणाम पर पहुंचे। सर्वश्रेष्ठ सुसंगत और न्याय संगत सतत विकास की एक सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली विकसित कर अनुसंधान एवं अध्ययनों द्वारा परिणामों पर पहुंचने के लिए अनुसंधान किया जाए और अध्ययन किया जाए, फिर किसी परिणाम पर पहुंचा जाए। नेक्स्ट कार्यक्रमों एवं नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जो प्रौद्योगिकी है, तकनीक है, उस प्रौद्योगिकी के उन्नयन, प्रौद्योगिकी को विकास और क्षमता विकास पर जोर दिया जाए। उनका क्षमता के विकास पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादित कर। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों और इन जो इनके उद्देश्य हैं, इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो अन्य गतिविधियां हैं उनको संपादित करने का भी योजना नीति आयोग का उद्देश्य रहता है।
नीति आयोग, नीति आयोग योजना आयोग का ही पूर्ववर्ती हुआ है। पहले हम योजना आयोग के नाम से जानते थे, अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो ये नीति आयोग के ये उद्देश्य यहाँ पे रहेंगे कि इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नीति आयोग अपना कार्य करता है। अब नीति आयोग के गठन के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से नीति आयोग का गठन किया है। नीति आयोग का गठन, नीति आयोग के गठन में क्या आधार होगा, किस तरह से नीति आयोग का गठन किया जाएगा, उसके संबंध में बात करते हैं। जो उसके गठन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष वही योजना आयोग के अध्यक्ष की तरह कौन होता है, प्रधानमंत्री। जो भी देश का प्रधानमंत्री है वो पहले योजना आयोग का भी अध्यक्ष होता था, और अब वर्तमान में जो नीति आयोग है, नीति आयोग का भी अध्यक्ष जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। फिर आता है सदस्य। सदस्य गवर्निंग परिषद और काउंसिल। जो सदस्य हैं, गवर्निंग परिषद है, काउंसिल है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होगा? इसमें समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री। इसकी जो गवर्निंग परिषद के जो सदस्य होंगे, जितने भी राज्य हैं भारत में, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और जिन जगह विधानसभा नहीं है और अन्य जहाँ पर विधानसभा अन्य केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर विधानसभा नहीं है तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, तो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल, जो केंद्र शासित प्रदेश है उन केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल इस काउंसिल का हिस्सा होंगे, इस काउंसिल के सदस्य। अब बात करते हैं बच्चों क्षेत्रीय परिषद की। क्षेत्रीय परिषदों में कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों में एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले जो क्षेत्रीय मसले हैं, ऐसे मसले जो एक से ज्यादा राज्यों को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे जो मुद्दे हैं वो उन मसलों पर विचार और निर्णय हेतु विशेष अवधि के लिए, यानी कोई मसला ऐसा होता है जो मसला दो राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो उस मसले पर, उस मुद्दे पर विचार करने के लिए, उस मुद्दे पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। यानी वो क्षेत्रीय परिषदों का गठन क्यों किया जाता है? दो राज्यों के बीच होने वाले किसी मसले को लेकर, मुद्दे को लेकर इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। ये क्षेत्रीय परिषदें प्रधानमंत्री के निर्देश पर कार्य करती है तथा जिस भी राज्य से संबंधित है
उस राज्य के मुख्यमंत्री या जिस भी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है उससे उसके मुख्यमंत्री अगर हैं तो नहीं तो उसके राज्यपाल उन लोगों से वो लोग इसमें क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होगी उस बैठकों में ये हिस्सा लेंगे। यानी जो भी मसले हैं जिन राज्यों से संबंधित मसले उनके मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ के मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री नहीं तो वहाँ के राज्य उपराज्यपाल इस क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में हिस्सा लेते हैं। बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष, बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग का उपाध्यक्ष करेगा या प्रधानमंत्री द्वारा कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा, वो व्यक्ति इन बैठकों की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है इसमें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत प्रधानमंत्री किन लोगों को जो नीति आयोग में मनोनीत करेगा सदस्य के रूप में, कि प्रधानमंत्री द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं वो अपने क्षेत्र में विशेष ऐसे सदस्य होंगे जो अपने अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हों, विशेष उनको नॉलेज और जानकारी हो, अच्छे अनुभवी व्यक्तियों को प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाए। अब बात करते हैं बच्चों नीति आयोग के पूर्णकालिक अधिकारी, कौन कौन से इसके पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। ये सदस्य जितने भी अभी हमने बताया इसके गठन के समय, ये अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य, ये लोग कुछ समय के लिए रहते हैं कि जैसे ये चेंज होते हैं तो उनके स्थान पर दूसरे आ जाते हैं। लेकिन पूर्णकालिक अधिकारी कौन कौन होते हैं उसके बारे में समझाते हैं। जो योजना आयोग के जो पूर्णकालिक पदाधिकारी होते हैं, एक तो होता है उपाध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष पूर्णकालिक पदाधिकारी, एक तो होता है इसमें उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, यानी उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, होते हैं इसमें पूर्णकालिक सदस्य, ये पूर्णकालिक सदस्य दो होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य दो, पूर्णकालिक सदस्य दो होते हैं। फिर होते हैं इसमें आंशिक सदस्य, फिर इसमें आंशिक सदस्य होते हैं जिनकी हिस्सेदारी थोड़ी कम रहती है, ये भी दो होते हैं। पदेन सदस्य होते हैं, जो पदेन सदस्य एक तरह से पदेन सदस्य भी इसमें बनाए जाते हैं। तो ये पदेन सदस्य मंत्री परिषद के 4 सदस्य, जो भी मंत्री परिषद होती है उस मंत्री परिषद के 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चार सदस्य हैं मंत्री परिषद पदेन सदस्य में, जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं 4 होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव स्तर का होता है। तो भी सचिव स्तर का अधिकारी है, उसी व्यक्ति को मुख्य नीति आयोग में
मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाता है। इस इसमें सचिवालय होता है, जहाँ पे सारा कार्य किया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑफिस का कार्य करता है, मुख्य कार्यालय का कार्य करता है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? श्री राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और पूर्णकालिक सदस्यों की बात करें, पूर्णकालिक सदस्य जैसा कि मैंने बताया था कि पूर्णकालिक सदस्य 2 सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों में डॉक्टर विवेक एक तो इनमें डॉक्टर विवेक देवराय और जो दूसरे इसके सदस्य हैं वो है डी.वी. के सारस्वत। ये पूर्णकालिक सदस्य हैं। और वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं वो है श्री अमिताभ ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। इस तरह से बच्चों ये नीति आयोग का गठन था। और इस नीति आयोग के गठन के साथ ही जो आपका ये नियोजन वाला चैप्टर है ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। आज नीति आयोग से संबंधित या इस पूरे चैप्टर से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।